Today we are going to start chapter number 2, hydrogen, which is related to second year inorganic chemistry. अब देखिए हाइड्रोजन के अंदर हम लोग जो यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे वो पूरा चैप्टर तो 100% नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स जो कि हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है हम वो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन. इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एक गैस है, काफी लंबे अरसे से कह रहे हैं इसको. डिस्कवरी की बात करें कि इन 1776 एयर और साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट होता है. हेनरी कैवेंडिश प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन मेटल. 1776 में एक साइंटिस्ट था हेनरी कैवेंडिश, इसने हाइड्रोजन को हासिल किया बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन मेटल और हाइड्रोजन का नाम दिया इनफ्लेमेबल एयर, क्योंकि ये एयर में बर्न होती थी. हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवरी की हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन नहीं दिया. While in 1783 scientist Lavoisier gave name hydrogen gas to hydrogen. हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्यों कहते हैं? Because hydrogen is a word which is derived from two Greek words, hydro and genus. Hydrogen is a word which is derived from two Greek words, hydrogenous. Hydro means aqua or water, genus means producer. So this gas has ability to generate water or produce water, so it is called hydrogen. क्लियर है ये? हेनरी कैवेंडिश ने नाम दिया है और लेवाइजर ने, और हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवरी की और लेवाइजर ने इसका नाम हाइड्रोजन दिया. अगर अभी किसी को वॉइस वगैरह में प्रॉब्लम है तो वो बता दे ताकि इसको हम ठीक कर ले. अब हम जल्दी से स्टार्ट करने आ रहे हैं चैप्टर. ये इंट्रोडक्शन है. तो सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2, एटॉमिक नंबर इज 1 और एग्जैक्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.008 AMU, while hydrogen has dual valency, that is +1 and -1. Hydrogen contain no neutron and 1 proton in the nucleus, while it has only 1 electron which is revolve around the nucleus. इंट्रोडक्शन में कोई मसला किसी को? ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट. अब इस देखें, ये कोई हम लेंथी टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, इसमें अपना ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं. ये कोई मसला है तो आप स्लाइड के लास्ट में रिपीट कर दीजिएगा. भाई प्रॉब्लम है, रिपीट कर दीजिए. सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल. हमने देखा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कोई प्लेसमेंट नहीं, बट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, but on the basis of electronic configuration, that is 1s1, 1s1, hydrogen can be placed in any one of the three groups, group 1a, group 4a and group 7a. हाइड्रोजन को ग्रुप 1a में प्लेस करने की वजह, बिकॉज बोथ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1a कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. हाइड्रोजन को ग्रुप 7a में रखने की वजह, बोथ रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी. दोनों को एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के. ठीक है, नेक्स्ट. हाइड्रोजन कार्बन फैमिली दैट इज ग्रुप 4a से रिसेंबल क्यों करता है? करने की वजह क्या है? S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो S की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फिल्ड.
ग्रुप 4A के एलिमेंट्स, इसका मतलब लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हाफ फिल। तो बोथ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A हैव हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हाइड्रोजन ग्रुप 4A से रिसेंबल करता है। अब हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज हमने ग्रुप 1 में भी देखी, 4 में भी, 7 में भी, और डिससिमिलैरिटीज भी देखी। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी या प्रॉपर्टीज किस ग्रुप से मैच करती हैं? ठीक है, और इसको किस ग्रुप में रखें? 4A का मतलब देखिए, 4A का मतलब क्या है, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। 4A मींस लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। हाँ, मैं आंसर भी देख रहा हूं साथ साथ। ठीक है, और हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब डुप्लेट ऑक्टेट को ना देखें, ये देखें भाई, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फिल्ड। हाइड्रोजन को ग्रुप 4A को रिसेंबल क्यों करते हैं, वजह क्या है, बोथ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A हैज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरा सवाल ये था आप लोगों से कि हाइड्रोजन ग्रुप 1A से भी मैच करता है, ग्रुप 4A से भी मैच करता है, ग्रुप 7A से भी मैच करता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज किस ग्रुप से मैच करती हैं? ठीक है, तो ये सवाल था, सब आंसर कर दें। सिर्फ 6 लोगों ने सही आंसर दिए। अच्छा, जिन लोगों ने सही आंसर दिए उनसे मैं इसकी वजह भी पूछूंगा, तो जल्दी सोच लें, आप लोगों के पास 10 सेकेंड है तब तक आंसर आ रहे हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा किस ग्रुप से मैच करती हैं, और कौन सी प्रॉपर्टीज जिसकी बेसिस पर हाइड्रोजन को ग्रुप 4A में रखना चाहिए। अच्छा, द राइट आंसर इज ग्रुप 4A, और वो हाईलाइट किया हुआ है। द राइट आंसर इज ग्रुप 4A, और वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आप लोगों से गुजारिश है, देख लें सामने, कार्बन फैमिली। और 3 बच्चों ने सही आंसर दिया, हमना इरशाद, और ये अमन इकबाल, रबाब आफ्ताब और वरीशा बिनते अजीज। सही आंसर, थर्मोडायनामिकल वैल्यूज, हाइड्रोजन की जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हैं, जो थर्मोडायनामिकल वैल्यूज हैं, वो ग्रुप 4A से मैच करती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन को ग्रुप 4A में प्लेस करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इसी वजह से ग्रुप 1A में प्लेस कर देते हैं, अदरवाइज हाइड्रोजन की कोई पोजीशन नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर? किसी को कोई मतलब है कि भाई कौन से ग्रुप 4A में क्यों रख रहे हैं इसको, वजह क्या है, थर्मोडायनेमिकल वैल्यूज कौन सी होती हैं? अच्छा, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज या वैल्यूज कौन सी होती हैं? जिन्होंने बताया आंसर उनको ये भी पता होना चाहिए, वो भी जल्दी चैट बॉक्स में लिख दें कि थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, ताकि बाकी स्टूडेंट जो हैं अगर उनको क्लियर नहीं है थर्मोडायनेमिकल वैल्यूज कौन सी है तो उनको भी क्लियर हो जाएगा। सही, गुड। IPENEA, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी होती है थर्मोडायनेमिकल वैल्यू। सही है, गुड, अच्छी बात है। इसमें किसी का कोई सवाल तो नहीं है भाई? इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम
देख लेते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ रहे हैं हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, बेहतरीन आंसर हो गया, जबरदस्त। अब इसमें बाकी सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज पढ़ लीजिएगा, कोई खास मल्टीपल चॉइस नहीं बनता। सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्या बन सकता है कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में प्लेस करने की वजह क्या है, ग्रुप 4 में और ग्रुप 7 में प्लेस करने की वजह क्या है। ठीक है, ये पता है आप लोगों को। सेकंड, यस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज को थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज क्यों कहते हैं, वजह क्या होती है, जल्दी से आंसर करें जरा, ताकि ये साहब शुएब खान को भी आंसर मिल जाएगा। शुएब खान, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज को थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज क्यों कहते हैं? जी भैया, आप लोगों से सवाल है कि थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज को हम थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज क्यों कहते हैं, क्या वजह है? मेरे ख्याल में आवाज तो पहुंच रही होगी आप तक। अभी तक किसी ने इनबॉक्स नहीं किया? बस जबरदस्त, साद खान। वो तमाम प्रॉपर्टीज जिसमें एनर्जी या हीट इन्वॉल्व हो जाए, वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हीट या एनर्जी इन्वॉल्व हो जाए, भले से एब्जॉर्ब हो भले से रिलीज हो। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट, अब देखें, अब जरा गौर से देखिएगा कि ना हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमें इसमें याद क्या होना चाहिए? देखिए, हमें इसमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस में पहली बात तो सबकी हेडिंग से याद होनी चाहिए कि हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के मेथड कौन कौन से। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, ठीक है, फ्रॉम वाटर गैस है, इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन है, और हमारे पास मिथेनॉल से भी फॉर्मेशन है इसकी। ये सिंपल हेडिंग याद होनी चाहिए। और कंडीशंस क्या है, ठीक है, कंडीशंस हमें याद होनी चाहिए। यहाँ पे एक दो बातें और बताते चलूं मैं। देखिए, पहली बात, हमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की हेडिंग्स याद होनी चाहिए। सेकंड, वो क्या कंडीशन है कि हमें जो गैस फॉर्मेशन हो रही है इस कंडीशन में मिल रही है, ये बात याद होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम कभी कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये तमाम इनऑर्गेनिक के लिए हमारे पास एक मल्टीपल चॉइस है। कुछ केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते। वजह क्या होगी? ये अपने अपने कैमरे जरा बंद कर दीजिएगा। तो कैटलिस्ट इस्तेमाल करने की वजह क्या है इसके अंदर? भाई सिंपल, हमें क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है। ठीक है, ये वजह है। अगर इसी तरह है तो हम हर रिएक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? हम हर रिएक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल करें ताकि तमाम केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए, टाइम ऑफ रिएक्शन कम हो जाए। तो याद रखिएगा, वो ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट पॉइजनिंग का डर हो, कैटलिस्ट खराब होने का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट पॉइजनिंग, तो उन केमिकल रिएक्शन में हम कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते। वो कैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं? ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई चीज पाउडर फॉर्म में हो, या रिएक्टेंट में सॉलिड में हो और प्रोडक्ट के अंदर पाउडर फॉर्मेशन बन सकती हो, या रिएक्टेंट में ही पाउडर फॉर्म की हो। अगर वो फाइन पार्टिकल की फॉर्म में होगी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई चीज, तो होगा क्या? होगा ये कि सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कैटलिस्ट पॉइजन हो जाएगा। जिस मकसद के लिए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया था उस मकसद के लिए कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा भी नहीं, और
फाइनेंशियल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से भी खर्चा बढ़ता है। तो इंडस्ट्रियल हमेशा वो मेथड इस्तेमाल करते हैं जो चीपर हो, और कोशिश ये होती है कि कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट हासिल हो। तो वो तमाम रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर सॉलिड या आपके पास पाउडर फॉर्म में होंगे, और पाउडर फॉर्म में होने का डर होगा, ज्यादातर कार्बन सल्फर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उन तमाम केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते। अब जल्दी से चलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, बहुत ही आसान सी बात। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, देखें यहाँ पर आप लोगों को कंडीशन पता होनी चाहिए। प्योर वाटर होता है बैड कंडक्टर। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चीजें क्या क्या याद होनी चाहिए। मैं कंप्लीटली पूरा पूरा डिटेल में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री थ्योरी की तरह क्लास में जिस तरह पढ़ाया था उस तरह नहीं पढ़ा हुआ। प्योर वाटर होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते तो उसमें पास ही नहीं होगा। तो इसके अंदर फ्री आयंस प्रोड्यूस करते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट में भी डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस और एनी सॉल्ट। रिजल्टिंग हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है कैथोड के ऊपर, और ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है एनोड के ऊपर। ठीक है, और ऑक्सीजन हासिल होगा बाय प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक चीज को, जो चीज हमें बेनिफिशियल हासिल होती है उसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। एक चीज होती है बाय प्रोडक्ट, एक चीज होती है रिसाइकलेबल प्रोडक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहली बात तो ये पहला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसाइकलेबल प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, जल्दी से। रिसाइकलेबल प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर छोटा सा जल्दी से बताइएगा जरा। और क्या बाय प्रोडक्ट रिसाइकलेबल प्रोडक्ट हो सकता है, या सिंपल वर्ड में रिसाइकलेबल प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हो सकता है? दबाव आफ्ताब ठीक आंसर। ठीक है, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर, जल्दी जल्दी। वाह वाह, हरिजन आंसर दी, रिसाइकलेबल प्रोडक्ट कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट, जरूरी नहीं है। सही है, आंसर भी सही है बहुत से लोगों की। अब जरा सुनिए गौर से। बाय प्रोडक्ट, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट हासिल हो जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है, वो कहलाता है बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन ऑब्टेन एज बाय प्रोडक्ट बिकॉज हाइड्रोजन वॉज आर डिजायर्ड प्रोडक्ट। हाइड्रोजन हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था, लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ एक ऐसा प्रोडक्ट हासिल हो गया जो हमारे लिए फायदेमंद है, ये कहलाएगा बाय प्रोडक्ट। हाँ, तमाम रिसाइकलेबल प्रोडक्ट बाय बाय प्रोडक्ट होते हैं, याद रखिएगा। तमाम रिसाइकलेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट। अगर बाय प्रोडक्ट को हम उसी केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल कर लें तो वो रिसाइकलेबल कहलाएगा। ठीक है, तमाम रिसाइकलेबल प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट होते हैं। जितने भी रिसाइकलेबल प्रोडक्ट हैं वो बाय प्रोडक्ट ही होंगे, लेकिन तमाम बाय प्रोडक्ट रिसाइकलेबल प्रोडक्ट नहीं होते। यहाँ पर ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, रिसाइकलेबल प्रोडक्ट नहीं है। बात समझ में आती है, रिसाइकलेबल और आपके पास बाय प्रोडक्ट का डिफरेंस समझ में आ गया। और जितने भी रिसाइकलेबल प्रोडक्ट हैं वो बाय प्रोडक्ट होंगे, लेकिन तमाम बाय प्रोडक्ट रिसाइकलेबल प्रोडक्ट नहीं होंगे। जल्दी से अगर समझ नहीं आए तो दोबारा पूछ लीजिए। यहां तक कोई मसला आप लोगों को?
मैंने यही कहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिस तरह अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, वहां पे हासिल होगा हमारे पास Na2CO3, Na2CO3 हासिल होगा एल्यूमिनियम के अंदर, और Na2CO3 को दोबारा हॉल्स में इस्तेमाल कर लेंगे तो Na2CO3 तो बाय प्रोडक्ट था, और अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो वो रिसाइकलेबल प्रोडक्ट है। तो तमाम रिसाइकलेबल प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हैं, लेकिन तमाम बाय प्रोडक्ट रिसाइकलेबल प्रोडक्ट नहीं हो सकते। कैटलिस्ट वो तो एक अलग सी बात है, कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसे केमिकल एक शब्द नहीं पढ़े जिसके अंदर हम बाय प्रोडक्ट को कैटलिस्ट दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हो सकता है कि एक सब्सटेंस का बाय प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड को हम इस्तेमाल कर लें कैटलिस्ट, वो दूसरी इंडस्ट्री में, वो अलग बात है। देखें बाय प्रोडक्ट को हमने अभी हमने कैटलिस्ट को बीच में लेके नहीं आए। आपकी मर्जी, आप कैल्शियम कार्बोनेट को इस्तेमाल कर लें, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अली दा बेटा नाश्ता कर लीजिएगा आप, मुझे लग रहा है नहीं किया आपने, तो खैर क्या कहते हैं इसको, अभी ना दो का डिफरेंस आप तीसरी चीज बीच में लेके आ रहे हैं। कैटलिस्ट तो हमारी मर्जी, हम इस्तेमाल करें ना करें, हो सकता है कि वो उस डिरेक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल ना हो, किसी दूसरे डिरेक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल हो जाए। अभी सिर्फ बात हो रही है कि हमारे पास बाय प्रोडक्ट और रिसाइकलेबल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, और दूसरी बात, तमाम रिसाइकलेबल प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट होते हैं, बस इतनी सी बात याद होनी चाहिए। ठीक है, और उम्मीद की जाती है कि आप लोगों ने तमाम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसान सी बात है कि वाटर गैस क्या है। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, विच इज प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड्स, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मीथेन और बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक। ठीक है, स्टीम क्या चीज है, वाटर है वेपर्स फॉर्म के अंदर, कोयले पर जलते हुए दहकते हुए कोयले पर भाप के अमल से एक्शन ऑफ स्टीम ऑन को, और मीथेन के ऊपर हम अगर वाटर वेपर फॉर्म में डालते हैं। मीथेन के अंदर हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा रिएक्टेंट नहीं है जहां पर पाउडर फॉर्म हासिल हो, तो वहां पर निकल इस्तेमाल होता है कैटलिस्ट। जबकि सेकंड कोक में यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि कैटलिस्ट पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, इस स्लाइड में कोई मसला किसी को? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द मेथड्स टू सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। देखिए सबके नाम याद होना चाहिए, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड। देयर आर टू मेथड्स टू सेपरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस। फिजिकल मेथड होता है लिक्विफिकेशन, इसको कहते हैं लीन्स प्रोसेस या लीन्स मेथड। केमिकल मेथड होता है बॉश प्रोसेस, ठीक है, और यहाँ पर कन्वर्जन होती है CO2 CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के। आप लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट याद होना चाहिए। जल्दी से जरा कार्बन मोनोऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बताइएगा। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन बॉक्स? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड -192, बिल्कुल सही भाई। इसका मतलब -200 डिग्री सेल्सियस हम लेके चले जाते हैं, अदरवाइज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज -192 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मुझे आगे कुछ पढ़ाने की इसमें जरूरत नहीं है, अब मैं सिंपल से आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। बेस्ट मेथड, विच इज द बेस्ट मेथड टू सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस एंड व्हाई? फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड में कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम सबसे बेस्ट मेथड के जरिए हाइड्रोजन को सेपरेट करते हैं, और सेकंड हमारे पास क्या चीज है, वो बेस्ट मेथड क्यों है, वजह क्या है इसकी? जल्दी से, ये आप लोगों ने केमिकल इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ ली है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि वो कौन सा बेस्ट मेथड है जिसके जरिए हम हाइड्रोजन को वाटर गैस से सेपरेट करते हैं और क्यों? नो इनबॉक्स।
किसी का आंसर नहीं आया। बेस्ट मेथड, नाम बताइए बेस्ट मेथड। हानिया अमीन, 3 स्टूडेंट ने बताया सही अभी। चौधरी आ गई, सायरा परवीन। Best method for the separation of hydrogen from water gas is Bosch process, that is chemical method. वजह क्या है इसकी? Right answer is chemical method, Bosch process, Bosch method. इसकी वजह क्या है? जल्दी जल्दी। शाबाश, बहुत से लोगों ने, सभी लोगों ने केमिकल बताया सिवाय एक के, तो खैर कोई बात नहीं। वरीशा बिनते अजीज, क्योंकि इसमें प्योर हाइड्रोजन मिलता है, मतलब प्योर हाइड्रोजन तो समझे एक तरीके से फिजिकल मेथड में भी हासिल हो रहा है। एग्जैक्ट आंसर, ऐसा आंसर जिसके बाद सवाल करने की गुंजाइश नहीं रहे। ज्यादा मोल हासिल होते हैं? बिल्कुल नहीं। बेस्ट मेथड बॉश प्रोसेस क्यों है? वजह क्योंकि जो आंसर देंगे ना आप, उसमें से एक सवाल और निकलेगा। टाइम टेकिंग नहीं होता जी, नहीं। शाइस्ता रिजा, रॉन्ग आंसर। इम्प्योरिटीज कौन सी है, मतलब कौन सी हफ्सा कौन सी इम्प्योरिटीज? भाई एक मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए इसका। रबाब आफ्ताब, बिकॉज इसमें जो हाइड्रोजन हासिल होती है इसमें कोई और चीज नहीं होती। कोई और चीज क्या चीज है? नहीं, आंसर किसी का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, किसी का तो होना चाहिए था। और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कर देते। नहीं, इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं। लो कॉस्टली जी नहीं। बस 10 सेकेंड है आप लोगों के पास। हाइड्रोजन बॉश मेथड के जरिए टेस्ट मेथड है सेपरेट करने का। अब बॉश मेथड क्यों है, वजह क्या है? 5 सेकेंड। रॉन्ग आंसर। अब जरा गौर से सुनिएगा, अब जरा गौर से सुने। फिजिकल मेथड में पहली बात, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस, जहरीली गैस है। और हाइड्रोजन को, दूसरी बात ये कि हाइड्रोजन को हम ईडेबल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन को खाने के लिए कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अगर हम वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करें वेजिटेबल घी में, conversion of vegetable oil into vegetable ghee, we will use hydrogen और प्रोसेस कहलाएगा हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, टॉक्सिक गैस है। और दूसरी बात, अभी मैंने आंसर कंप्लीट दिया नहीं है। और दूसरी बात, हाइड्रोजन जो है उसको हम इडेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिजिकल मेथड में जब हाइड्रोजन हासिल होगी तो यहाँ पे ज्यादा और कम क्वांटिटी का कोई आंसर नहीं है। फिजिकल मेथड में जब हाइड्रोजन हासिल होगी हमारे पास, उस हाइड्रोजन में ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाने का अंदेशा है। 0.001% भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रह गई तो हम हाइड्रोजन को इनेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि केमिकल मेथड में तमाम कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का हैजर्ड होता ही नहीं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का हैजर्ड नहीं होगा तो हम हाइड्रोजन को इजीली इनेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो 100% प्योर हाइड्रोजन गैस हासिल होती है बिकॉज ड्यूरिंग बॉश प्रोसेस द हाइड्रोजन ऑब्टेन डज नॉट कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ माइन्यूट कार्बन मोनोऑक्साइड पार्टिकल। जबकि फिजिकल मेथड में जो हाइड्रोजन गैस हासिल होगी इसके अंदर
इम्प्योरिटीज या सिंपल वर्ड के अंदर ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाने की उम्मीद है। ठीक है, आंसर क्लियर, समझ में आ गई बात? ये इसमें कोई सवाल किसी का? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, हानिया अमीन, देखें अब जरा गौर से सुनिएगा। हानिया अमीन, वापस चलते हैं। बेस्ट मेथड कौन सा है? बॉश प्रोसेस। बॉश मेथड में सारी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से सवाल ही पैदा नहीं होता कि हाइड्रोजन जो दोबारा हासिल होगी, सेपरेट जो करेंगे, इसके अंदर ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाते। तो बॉश मेथड से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम इडेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इडेबल पर्पस का मतलब कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। जबकि the hydrogen obtained by physical method, that is Lenz's process, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस रह जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली टॉक्सिक गैस है। अगर ट्रेसेस जरा सी भी रह गए हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन को इडेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 100% प्योर हाइड्रोजन गैस हासिल नहीं होगी बाय फिजिकल मेथड। जबकि अगर बॉश मेथड में कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रेसेस भी हासिल हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर पी भी लेते हैं, ठीक है, तो वो ड्रिंकेबल गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को आंसर क्लियर होगा इसका। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है हाइड्रोजन की बाय द एक्शन ऑफ मिथेनॉल, by thermal decomposition of methane and by thermal decomposition of ammonia। इसमें पढ़ाने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल याद करना है कि मिथेनॉल से जब बनता है हाइड्रोजन तो 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और उसके बाद सेपरेशन होती है। मीथेन की अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएं तो कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं होगा, इन एब्सेंस ऑफ एयर होगा डिकम्पोजिशन और 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। जब अमोनिया की थर्मल डिकम्पोजिशन की जाती है तो इसके अंदर कोई भी आपके पास पाउडर फॉर्म हासिल नहीं होती, ना ही रिएक्टेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। सिंपल वर्ड में कोई भी ऑर्गेनिक का कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस। बाकी नाइट्रोजन का लिक्विफिकेशन पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, इस सवाल इसमें कोई सवाल? तो इसके बाद जरा मैं सेपरेशन टेक्निक बताता हूं जो आप लोग लिखेंगे। इस स्लाइड में कोई सवाल किसी का? अब जो मैं सेपरेशन टेक्निक बता रहा हूं वो आप लोगों ने लिखनी है लास्ट। जल्दी से जरा एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिएगा, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक। जल्दी से, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक। मैं सिर्फ नाम बताऊंगा और डिफाइन कर दूंगा आप लोगों को। जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक। अब मैं बता रहा हूं, इसको लिखिएगा। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, सेकंड डिकंडेशन, मैं इनबॉक्स भी कर देता हूं। फिल्ट्रेशन, डिकंडेशन,
फिल्ट्रेशन क्या है, अगर सॉलिड को लिक्विड में सेलेक्ट करना हो और अगर हम कोई फिल्ट्रेशन मीडियम इस्तेमाल कर लें तो ये कहलाता है प्रोसेस फिल्ट्रेशन। डिकंडीशन किसे कहते हैं, अगर हम विदाउट यूजिंग फिल्टर मीडियम, फिल्टर पेपर और फिल्ट्रेशन मीडियम हम सॉलिड को लिक्विड में से अलग करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है डिकंडीशन। ये दोनों चीजें क्लियर है, डिकंडीशन और फिल्ट्रेशन क्लियर है। ये सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक है। अब जल्दी से हेडिंग डालें, लिक्विड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक, जल्दी हेडिंग डालें, लिक्विड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक। लिक्विड लिक्विड के अंदर नंबर 1 डिस्टिलेशन, इनबॉक्स भी कर दिया मैंने। डिस्टिलेशन, separation of two liquids at their different boiling point is called distillation। तो लिक्विड लिक्विड सेपरेशन की पहली टेक्निक डिस्टिलेशन, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लिक्विड होंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट लेयर सेपरेशन by means of ग्रेविटी। तो लेयर सेपरेशन टेक्निक होती है अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो लिक्विड को मिलाएंगे, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा लिक्विड बनेगा जो पॉलीमर बन जाएगा तो वो हैवी होगा, नीचे बैठ जाएगा, और जो लाइटर लिक्विड होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो ये कहलाती है लेयर सेपरेशन टेक्निक। और किसमें इस्तेमाल होती है, लिक्विड लिक्विड के अंदर। हाँ वही बात कि डेंसिटी ज्यादा है, ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएगा। एक डेंस लिक्विड होगा और इसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। इनबॉक्स कर दें जो भी रेस हैंड कर रहा है। इसके बाद गैस गैस सेपरेशन की हेडिंग डाल लीजिएगा, गैस गैस सेपरेशन। नेक्स्ट है गैस गैस सेपरेशन। गैस गैस सेपरेशन में नंबर 1 सॉल्युबिलिटी। जिस तरीके से हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पानी में से पास करें तो हाइड्रोजन इनसॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होने के बाद क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। तो बाय मींस ऑफ सॉल्युबिलिटी हम गैस को, गैस गैस में से एक गैस को अलग कर सकते हैं। सेकंड क्या है, लिक्विफिकेशन। सेकंड इज लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन किसे कहते हैं, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का लिक्विड में आने का प्रोसेस लिक्विफिकेशन कहलाता है। अगर हम सॉलिड को हीट कर देंगे तो वो लिक्विड में जाएगा, लिक्विफिकेशन। और अगर गैस को कूल कर दें, गैस को ठंडा कर दें, जब भी वो लिक्विड में आ जाएगा। तो बाय मींस ऑफ लिक्विफिकेशन, जिस तरह हमारे पास यहाँ डिफरेंट गैसेस थी, तो -196 के ऊपर हमने नाइट्रोजन को लिक्विफाई किया और -200 डिग्री सेल्सियस पर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को लिक्विफाई किया, ठीक है। सेपरेशन टेक्निक में किसी का कोई सवाल, लिक्विड लिक्विड सेपरेशन, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, गैस गैस सेपरेशन। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन या पूछ रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, मुनीब हसन। एमन इकबाल, सॉलिड लिक्विड का मैंने इनबॉक्स कर दिया था, डिकंडेशन और अच्छा अच्छा, इसका मतलब सभी रिपीट करना पड़ेगा। पहले मैं डिस्टिलेशन रिपीट कर रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा, सुनिएगा जरा। डिस्टिलेशन, separation of two liquids at their different boiling point is called distillation।
दो लिक्विड का उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे अलग करने का प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन। ठीक है, और ये आंसर हफ्सा वकार ने कर दिया है। फिल्ट्रेशन और डिकंटेशन, इनकी तवज्जो मेरे लेक्चर पे नहीं है, दूसरे के मैसेजेस पर है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन और डिकंटेशन ये आप लोग, आपको आंसर मिल गया भाई। और किसका सवाल था? लेयर सेपरेशन। देखिए लेयर सेपरेशन में क्या होगा, हमने केमिकल रिएक्शन किया, ठीक है, या एक काम इस तरह करे कि भाई पानी के अंदर अगर हम शहद डाल दें और उसको ना हिलाएं, तो शहद जाके, हनी जाके बॉटम में आके बैठ जाएगा। ठीक है, जब वो बॉटम में आके बैठ जाएगा तो अगर हम उसको दोबारा अलग करना, तो वो बैठा क्यों? उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो बॉटम में जाके बैठ गया। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल ये हो गया हमारे पास कि लेयर सेपरेशन टेक्निक जो होती है, तो उसके अंदर ग्रेविटी या डेंसिटी ज्यादा होगी तो लेयर अलग हो जाएगी। और किसी का सवाल? जी काफी टाइम से बज रहा, बताएं मैं क्या करूं? एक मिनट जरा ऑफ करके आता हूँ इसको। जी जी हो गया काम, ठीक है। हाँ भाई, अब कोई सवाल? देखिए सबके समझ में आ गया। अब कोई ऐसी बात? सॉलिड लिक्विड में दो चीजें थी। डिकंडेशन क्या है? देखें, अगर हमें चाय बनेगी, ठीक है, चाय आप लोग जब पिलाएंगे मुझे, तो चाय बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, फिल्ट्रेशन मीडियम इस्तेमाल कर लिया आप लोगों ने। वो छलनी टाइप होती है, क्या होती है, उसके जरिए क्या होगा, ये पत्ती वगैरह ऊपर आ जाएगी, नीचे लिक्विड आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कहलाता है सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का तो सबको आइडिया है, ठीक है, फिल्ट्रेशन का सबको आइडिया है। फिल्ट्रेशन मीडियम, फिल्ट्रेशन मीडियम मलमल का कपड़ा भी हो सकता है। फिल्ट्रेशन मीडियम कोई सीव्स भी हो सकती है, छलनी को हम कहते हैं सीव्स, सीव्स भी हो सकती है। फिल्ट्रेशन मीडियम फिल्टर पेपर भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब सेकंड जो है डिकंटेशन, क्या है डिकंटेशन? इस तरीके से है कि अगर चावल वगैरह आप लोग भिगो के रखते हैं, तो जब उसमें से पानी को अलग करते हैं, तो वहां पे क्या हम फिल्टर पेपर इस्तेमाल करेंगे? जी नहीं। Without using filter paper, separation of solid from liquid is known as what? Decantation. बगैर फिल्टर पेपर के अगर हम सॉलिड को लिक्विड में से अलग करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? डिकंडेशन। ठीक है, अब कोई सवाल या आगे बढ़े हम लोग? देखिए जो डिफरेंट सवाल निकल रहे हैं वो याद होने चाहिए आपको, इंशाल्लाह बुक तो पढ़ लेंगे आप लोग पूरी। चले आगे चलते हैं। अब देखिए बाइनरी कंपाउंड्स हम भी पढ़ने आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। ये सारे हमने पढ़े हुए हैं, एसिड्स पढ़े हुए हैं, इसमें कोई मसला होने नहीं चाहिए। अब किस तरीके से सवाल आएगा ये, और हमें किस तरीके से आंसर देने? मोनी वसन डिकंडीशन में मीडियम क्या होगा? बेटा डिकंडीशन में मीडियम नहीं होगा। मोनी वसन कभी हलीम हलीम वगैरह बनाया आपने? अगर बनाया होगा तो वहां पे ना दालें वगैरह भिगोई हुई होती हैं, जब उनमें से पानी को निकाल रहे होते हैं ना, तो वहां पे कोई फिल्ट्रेशन मीडियम इस्तेमाल नहीं करते, वो दालें नीचे बैठी हुई होती हैं, ठीक है, और हम आहिस्ता आहिस्ता पानी को ऊपर से बाहर निकाल देते हैं, तो ये कहलाता है डिकंडेशन। जस्ट इतना याद होना चाहिए, विदाउट यूजिंग फिल्टर पेपर,
separation of solid liquid is called decantation, with filter paper is called filtration. ठीक है, अब हम चलते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्राइड्स कहते हैं। देखिए चीज याद करें, एक बाइनरी compounds contain only two elements are called binary compounds. वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट पाए जाएं बाइनरी कंपाउंड्स कहलाते हैं। इफ वन ऑफ देम एलिमेंट इज हाइड्रोजन, और उसमें से कोई भी एक एलिमेंट हाइड्रोजन होगा तो वो बाइनरी कंपाउंड कहलाएगा, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। और इसको हम सिंपल क्या कहेंगे, हाइड्राइड्स। On the basis of their nature, chemical bonding and properties, there are 6 classification of hydride, जो कि आप लोगों के सामने लिखी हुई। आयनिक सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड, पॉलीमेरिक और बॉर्डर लाइन। अभी जरा हम इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं। अपना इसके आगे मैं 2-3 नाम बताऊं, वो लिखिएगा। आयनिक हाइड्राइड को आयनिक हाइड्राइड भी कहते हैं, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं, सलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं, और ट्रू हाइड्राइड भी कहते हैं। दबा फातिमा भी आगे जाने की जरूरत नहीं है, अभी हमें आयनिक के ऊपर, ठीक है, ऐसा जल्दी। आयनिक हाइड्राइड्स, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, सलाइन हाइड्राइड्स एंड ट्रू हाइड्राइड, सच्चे हाइड्राइड। क्लियर है? अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं, मैं बनेंगे कैसे, क्या होगा अभी छोड़ दें, सिर्फ नाम बता रहा हूं, पहले नाम याद कर लें। सलाइन और ट्रू हाइड्राइड्स आयनिक को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड किस ग्रुप में होते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड कंटेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, ठीक है। कोवेलेंट हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं, जो अभी आगे पढ़ेंगे। बस अभी भी एक मेन पॉइंट लिख लें जो कि एटी के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोवेलेंट हाइड्राइड कंटेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। समझ में आ रहा है ना भाई? अभी क्यों कहलाते हैं इसका सवाल नहीं लीजिएगा, अभी बस सिर्फ ये लिख लें, कोवेलेंट हाइड्राइड कंटेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। नेक्स्ट, complex hydride is the combination of stable and unstable hydride. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, ये बाकी डिटेल तो हम अभी स्टडी कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जो होते हैं वो दो हाइड्राइड्स का मर्जर होते हैं। एक स्टेबल हाइड्राइड होता है और दूसरा क्या होता है, अनस्टेबल हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स तक नाम क्लियर है आप सब लोगों को? मैं भी सिर्फ नाम वगैरह डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट इंट्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने वो बता रहा हूं। ठीक है, मेटालिक हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्स को और क्या क्या कहते हैं हम? मेटालिक हाइड्राइड्स, फॉल्स हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड एंड नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड। मेटालिक, मेटालिक के बहुत सारे नाम हैं। मेटालिक हाइड्राइड, झूठे हाइड्राइड, फॉल्स हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड एंड नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड। क्लियर? किसी को नाम में कोई मसला? आगे चलूं, आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉलीमरिक हाइड्राइड।
रिपीट मेटालिक 1 कर दिया हमने, रिपीट मेटालिक 1। मेटालिक हाइड्राइड, false hydride, interstitial hydride and non-stoichiometric hydride, interstitial and non-stoichiometrical hydrides। ठीक है, अब पॉलीमेरिक हाइड्राइड में जरा गौर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। थ्योरी हर कोई पढ़ लेगा लेकिन मल्टीपल चॉइस हर कोई नहीं निकाल सकता। ये बाकी लोग जरा इनबॉक्स छोड़ के सामने आ जाएं, अपने कंसंट्रेट करें लेक्चर के ऊपर, नो नीड। पॉलीमेरिक हाइड्राइड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड डेफिनेशन तो हम पढ़ लेंगे, अभी डेफिनेशन पे नहीं जा रहा मैं। पॉलीमेरिक हाइड्राइड कंटेन करता है इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो कंपाउंड के दरमियान या दो एलिमेंट के दरमियान जो दो कंपाउंड हुए उनके दरमियान इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो पॉलीमर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड जो होता है वो क्या करता है, कंटेन करता है इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? बॉर्डरलाइन हाइड्राइड, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड दो डिफरेंट ब्लॉक के अगर एलिमेंट कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन के साथ तो वो कहलाते हैं बॉर्डरलाइन। नाम में किसी को कोई मसला? अभी ये मैंने 6 के 6 सिर्फ नाम बताएं आप लोगों को, अब इसकी डिटेल में नहीं किया। अभी आप लोगों से एक सवाल है, डिफरेंट ब्लॉक का मतलब देखें, डिफरेंट ब्लॉक का मतलब डी एंड एफ नहीं होता, सारे ही होते हैं। डी एन पी भी हो सकता है, एस एन डी भी हो सकता है। देखें, दो डिफरेंट ब्लॉक जो बॉर्डर पे कौन कौन से हैं, एस डी है और डी पी है, खत्म। तो ये डी और पी वाले हैं। पॉलीमरिक में क्या है, पॉलीमरिक हाइड्राइड कंटेन इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या मतलब, कोवेलेंट में आयनिक करेक्टर आने की वजह से पॉलीमर बनता है। ठीक है, कोवेलेंट में आयनिक करेक्टर ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोगों में। अगर कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक करेक्टर आ गया तो पॉलीमर बन जाएगा। हाउ पॉलीमर फॉर्म, डेफिनेशन सबको याद होंगी, एक्सप्लेनेशन सबको याद होंगी, इंपॉर्टेंट चीज सबको याद नहीं होगी। अगर कोवेलेंट करेक्टर है, वो सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड है और उसमें आयनिक करेक्टर आ गया तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीमेरिक हाइड्राइड। बॉर्डर लाइन सिंपल डी और एफ, डी और पी, ये याद कर देंगे। मैंने दो डिफरेंट बॉर्डर गए थे, तो अभी अगर विद रिस्पेक्ट टू कोर्स पढ़े, डी और पी वाले एलिमेंट। अच्छा, और किसी का क्या सवाल था? पॉलीमरिक बता दिया मैंने। आयनिक, आयनिक को तो बताया था ना, सेलाइन और ट्रू, सलाइन और सच्चे, नमक जैसे सलाइन और ट्रू हाइड्राइड, सच्चे हाइड्राइड्स। सवाल मैं कर रहा हूं आप लोगों से, which hydride don't obey law of chemical combination? ऐसा कौन सा हाइड्राइड है जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ओबे नहीं करता? वाह वाह वाह, जबरदस्त।
फॉल्स हाइड्राइड नहीं करता, और फॉल्स कौन सा था, मेटालिक। सही, शाबाश भाई। तो सबने ही सही आंसर दे दिया, गुड हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस बनते हैं कि 4 हाइड्राइड के नाम लिखे हुए, पूछा जाएगा कौन सा हाइड्राइड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ओबे नहीं करता, ठीक है। तो मेटालिक हाइड्राइड या नॉन आइसोमरेटिक हाइड्राइड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ओबे नहीं करता। इस स्लाइड में कोई सवाल किसी का? मैंने नाम और नाम की थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दिया, वन बाय वन थोड़ी थोड़ी स्टडी कर लेते हैं चीजें। क्लियर है, ठीक है, जबरदस्त हो गया, क्लियर हो गया भाई। ये रेज हैंड ने क्या करें, आप लोग इनबॉक्स कर दिया करें, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। अब जल्दी से जरा पढ़ते हैं आगे, देखें। सबकी डेफिनेशन और कंडीशंस याद होनी चाहिए, और कोई खास इसमें चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स दैट इज अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप हाइड्रोजन से मिले, तो रिजल्टिंग हाइड्राइड कहलाएगा हमारे पास आयनिक हाइड्राइड, एक्सेप्ट सिवाय बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। Except beryllium and magnesium, when elements of group 1 or 2 reacts with hydrogen to form hydride, which is salt-like in nature, are also called saline hydride. और saline hydride में strong electrostatic force of attraction पाई जाती है, जब ये कहलाते हैं आयनिक हाइड्राइड। और ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। एक होता है इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन, एक होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। Ionic hydride prepared by direct combination at high temperature about 200 डिग्री सेल्सियस। बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी, बाकी चीजें तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी डेफिनेशन, और सेकंड ये डायरेक्ट हीटिंग से बनते हैं, डायरेक्ट मेथड से बनते हैं और हाई हीट के ऊपर। आयनिक में कोई सवाल किसी का? आयनिक में किसी की कोई क्यूरी? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, कोवलेंट हाइड्राइड। When hydrogen reacts with element of group 3A to 4A, resulting hydride contain weak van der Waals forces of attraction, so they are called covalent hydride। ऐसे कौन से हाइड्राइड हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग पाई जाती है? कोवलेंट हाइड्राइड में। कोवलेंट हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ग्रुप 3A से लेकर 7A तक के एलिमेंट कंबाइन होंगे तो बनेगा कोवलेंट हाइड्राइड। और इनकी नेचर याद होनी चाहिए, ग्रुप 3A 4A न्यूट्रल नेचर के होते हैं, 5A बेसिक नेचर के होंगे, और 6A स्लाइटली एसिडिक, जबकि 7A होते हैं हाईली एसिडिक। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों के पास बुकलेट है तो उसमें एज इट इज मैंने लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, उससे पढ़ भी सकते हैं। आयनिक हाइड्राइड डायरेक्ट मेथड से बनते हैं, जबकि कोवलेंट हाइड्राइड आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस किस चीज का होता है? अगर हाइड्रोजन एलिमेंट की फॉर्म में रिएक्ट करेगा, मतलब गैस की फॉर्म में रिएक्ट करेगा, तो डायरेक्ट मेथड। और अगर हाइड्रोजन कंपाउंड की फॉर्म में, मतलब अदर देन H2 की फॉर्म में रिएक्ट करेगा, तो इनडायरेक्ट मेथड। छोटी सी बात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में कोई मसला किसी को? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में कोवलेंट में कोई मसला किसी को भाई? फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड नेचर, और थर्ड प्रिपरेशन मेथड्स, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो बता दिया हम लोगों ने, जितने भी कोवलेंट हाइड्राइड हैं
जितने भी कोवलेंट हाइड्राइड हैं सारे के सारे गैसेस होते हैं सिवाय वाटर के। वाटर में एक्सेप्शन है लिक्विड। हाँ रिपीट करता हूँ, एक मिनट रुकें, बस ये खत्म कर दें, इसका रिपीट करते हैं। क्योंकि इनमें वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, लिहाजा इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड में फर्क क्या है? डायरेक्ट मेथड, अगर बादशाह से लड़ाई कर लेगा, डायरेक्ट मेथड, बादशाह की फौज दूसरी फौज से लड़ाई कर रही है, इनडायरेक्ट मेथड। अगर हम इसमें देखें, ये फिजिकल एग्जांपल है, इसमें देखें तो क्या होगा? डायरेक्ट मेथड के अंदर हाइड्रोजन डायरेक्ट एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, इनडायरेक्ट मेथड में कंपाउंड रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है ये? डायरेक्ट मेथड के अंदर हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, जबकि अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्या चीज है? डेफिनेशन, नेचर, प्रिपरेशन खास नहीं आएगी, नेचर, और इसके बाद हमारे पास एक कौन सा हाइड्राइड है वाहिद कोवलेंट जो लिक्विड स्टेट में है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? गैसियस। वो कौन है? वाटर। और किस वजह से? वजह क्या है? वजह सिंपल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग, 8 मिनट रह गए, हाइड्रोजन को खत्म कर दें इसको। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखिए, सिंपल सी बात, बहुत ही आसान सी बात है। अगर अब देखिए जरा गौर से सुनिएगा, मैं बताने का तरीका क्या है। एक आसान डेफिनेशन, अगर ग्रुप 1A के हाइड्राइड ग्रुप 3A के हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर गए तो रिजल्टिंग हाइड्राइड्स कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। बात समझ में आती है? When hydrides of group 1A reacts with hydrides of group 3A, resulting hydrides are called complex hydride. अब जरा गौर से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ग्रुप 1A के ट्रू हाइड्राइड्स, ग्रुप 1A के ट्रू हाइड्राइड्स जो क्या होंगे? स्टेबल हाइड्राइड्स, रिएक्ट कर जाते हैं ग्रुप 3A के अनस्टेबल या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड से। मैंने कोलन हाइड्राइड में लिखवाया था कि कोलन हाइड्राइड कंटेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। अगर इफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A which are stable in nature reacts with hydrides of group 3A which are unstable in nature and also known as electron deficient. ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स में कोलन बॉन्डिंग होगी, ग्रुप 1A के हाइड्राइड्स में आयनिक बॉन्डिंग होगी। जब ये दोनों हाइड्राइड कंबाइन होंगे तो इनके दरमियान बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। Stable and unstable hydrides are joined together by coordinate covalent bond. Since complex hydride contain all three types of bonding, that is ionic, covalent as well as coordinate covalent bond, so they are called complex hydrides. यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो आप लोगों के समझ आ गई हो? ठीक है, सही, बेहतरीन हो गया। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का कोई मसला तो नहीं है किसी को भाई? गुड। कॉम्प्लेक्स के बाद, अच्छा कॉम्प्लेक्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज हमें ऐसे याद होने चाहिए।
कॉम्प्लेक्स व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जब ये पानी में डिजोल्व होंगे, डिजोल्व होने के ऊपर मोनोवैलेंट और ट्राईवैलेंट के हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिंजा भैया प्लीज अपना कैमरा बंद कर दीजिए। और इनका स्टेबल इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी आपको, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो क्या मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी चीज स्टेबल रहती है। दे आर थर्मली स्टेबल अप टू 350 डिग्री सेल्सियस। 350 तक ये स्टेबल रहते हैं, लेकिन जैसे ही 351 टेम्परेचर होगा ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है भाई, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी याद होनी चाहिए, तो बाकी की खास जरूरत नहीं। ये स्लाइड क्लियर आप लोगों को? बस टाइम खत्म होने वाला है, तो ये लास्ट स्लाइड पढ़ते हैं हम लोग। देखिए वैसे तो हमने डिफाइन कर दिया था। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है और इनकी सरफेस पे होती है पोर्स, सुराख होते हैं सरफेस पे, पोर्स होती है बारीक बारीक, जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियस। इनको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियस। ट्रांजिशन मेटल की सरफेस पर पोर होती है। जब हाइड्रोजन गैस ट्रांजिशन मेटल की सरफेस पर से पास होती है तो हाइड्रोजन ट्रैप हो जाती है। ये हाइड्रोजन गैस है, जब पास होगी हाइड्रोजन ट्रांजिशन मेटल की सरफेस पर से, तो हाइड्रोजन ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है इन इंटरस्टिशियस के अंदर। ठीक है, इन फंस गई तो कभी ज्यादा हाइड्रोजन इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, कभी कम हाइड्रोजन ट्रैप होगी, तो बनने वाले हाइड्राइड्स क्या कहलाएंगे? मेटालिक हाइड्राइड। When hydrogen is passes over surface of the transition metal, it is trapped between the empty spaces which is present on the surface of transition metal. These spaces are called interstices. So they are also known as interstitial hydride. कभी हाइड्रोजन कम ट्रैप होगी, कभी हाइड्रोजन ज्यादा ट्रैप होगी। और जिस तरह वेनेडियम के साथ अगर हाइड्रोजन ट्रैप हो तो बनेगा VH.75, VH.25, VH.65। इसका मतलब कि हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ कंबाइन होगी तो इनके दरमियान कोई खास स्टोइचोमेट्रिक रेशियो नहीं होगा, जब भी इनको कहते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड। नेक्स्ट, there is no electron transition or electron involvement between hydrogen and transition metal. हाइड्रोजन ट्रांजिशन मेटल के दरमियान कोई भी इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं। इसकी वजह से जो हाइड्राइड बनेगा वो कहलाएगा फॉल्स हाइड्राइड, क्योंकि देयर इज नो एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन between hydrogen and transition metal. Hydrogen just physically attached. अगर ट्रांजिशन मेटल की सरफेस को हीट कर देंगे तो इंटरस्टिशियस का स्पेसेस ज्यादा हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? रिलीज। तो वो कौन से हाइड्राइड हैं जिसमें हाइड्रोजन और एलिमेंट के दरमियान फिजिकल बॉन्ड पाया जाता है? मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड को हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं, नॉन स्टियोशियोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहते हैं, फॉल्स हाइड्राइड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं आज हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड तक। अगर कोई सवाल अभी है तो आप लोग के पास 1 मिनट है, उससे इनबॉक्स में पूछ लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर एंड कर देंगे।
यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक इंशाल्लाह हम ये चैप्टर एंड कर देंगे और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लोग ना ऐसा कीजिएगा कि जो हैंड आउट है वो जरा सही से पढ़ लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में इसके लिए कोई भी क्वेश्चन हो ना आप लोग पढ़। ठीक है, तो अभी आसान से चैप्टर है, इस पर टाइम नहीं लग रहा है, जल्दी से ऑफ हो जाएंगे, ये तो खत्म हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 3, 4 के ऊपर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। सबसे बड़ा टाइम लगेगा हमारा चैप्टर 5 के ऊपर, जहां पर होंगे कॉम्प्लेक्स के IUPAC। ठीक है, देखिए इंडस्ट्रीज के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। सिंपल कंडीशन आ जाएगी, किसी का मेल्टिंग पॉइंट पूछ लेंगे, सेपरेशन टेक्निक पूछ लेंगे, पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन तो नहीं आ सकती ना भाई। बाय प्रोडक्ट पूछ लेंगे, इसके अंदर कौन सा बना, ठीक है, टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड था, सॉलिबिलिटी में कितना टेम्परेचर इस्तेमाल किया, 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट किसका गैस का कितना था, बस ये चीजें पूछी जाए, कोई खास चीजें नहीं पूछी जाए। ठीक है, मतलब अभी हम टेस्ट देंगे ना, आप लोगों को अंदाजा भी हो जाएगा। तो यहीं तक रखे हम लोग फिर। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, जब तक अपना ख्याल रखें भाई। अल्लाह हाफिज।